So our next topic is collision theory. Now this theory was proposed by Max Strauss and William Lewis. तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, this theory was proposed by Max Strauss and William Lewis. Now ये जो थ्योरी है, इसके नेम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि कोलिजन थ्योरी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए और रिएक्टेंट्स के कोलिजन के लिए उनमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. सो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स गैसियस मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल है. तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इन्होंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर कंसीडर किया है, यानी मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप. तो कोलिजन थ्योरी में माना जाता है कि ये जो हार्ड स्फेरिकल शेप के मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन करते हैं और इनके कोलिजन्स में मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी अवेलेबल है, देन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, इन कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड एज हार्ड स्फीयर. अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल शेप के हों ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग different shapes like linear, angular, pyramidal, tetrahedral, square pyramidal, है ना. ऐसे कई सारे shapes के molecules होते हैं based on different hybridization of molecule. लेकिन collision theory ने molecules को hard sphere consider किया. That means shape of molecule को consider नहीं किया गया है. Now reactions कौन से condition पे होंगे? When the reactant molecules undergoes collision. तो मैं mention कर देता हूं, the reaction occurs due to collision of reactant molecules. अब जितने ज्यादा collisions होंगे प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा बनेंगे, बिकॉज उतने ज्यादा पार्टिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो कोलिजन थ्योरी में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, जिसे हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स per second per unit volume of the reaction is known as collision frequency, और इसे हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. That means जितना ज्यादा collision frequency होगा rate of reaction भी उतना ही ज्यादा होगा. Why? Because जितने ज्यादा collisions होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं. अब एक चीज नोटिस करना, मैंने चांसेस बोले हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि जितने ज्यादा collisions होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे. Why? Because सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं. ये हमें अगले पॉइंट में समझना है. That every collision does not bring chemical change. Every collision does not produce product. तो मैं मेंशन कर देता हूं, every collision does not bring chemical change or forms product. That means सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है. रीजन, जिन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होगी, देन ओनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. अदरवाइज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सिंपली कोलिजन करके डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो जाते हैं. दे विल डिस्पर्स. प्रोडक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. तो जिन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम लोग इफेक्टिव या फ्रूटफुल कोलिजन्स बोलते हैं, जहां पे रिएक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. तो मैं मेंशन कर देता हूं, द कोलिजन्स व्हिच प्रोड्यूसेस product are known as effective or fruitful collision, and which does not produces product are non-effective, or we can call it non-fruitful collisions. Now next topic is factors affecting number of effective collisions. जैसा कि हम जानते हैं कि सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बना रहे. जिन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बन रहा है वो इफेक्टिव या फिर फ्रूटफुल कोलिजन्स हैं. तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन्स है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर है एनर्जी फैक्टर. अब अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी फैक्टर, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव सर्टेन एनर्जी लेवल दैट शुड बी इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, व्हिच मींस द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must have energy equal to or more than threshold energy, that is ETH, so that
they can form product. And second factor is steric factor, which is also known as probability factor. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से. Now, according to collision theory, colloidal molecules should have proper orientation at the time of collision, which means जिन molecules के collision से product बनता है, that is effective collision, इनका collision proper direction या proper orientation से होना चाहिए, otherwise collision से product नहीं मिलेंगे. तो मैं मेंशन कर देता हूं, the colliding molecules must have proper orientation or direction at the time of collision so that they can form product. तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करें, इससे हमें ये समझ में आएगा कि जिन कोलिजन्स में थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल एंड प्रॉपर डायरेक्शन प्रेजेंट हो, उन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बनते हैं, अदरवाइज कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव या नॉन फ्रूटफुल होंगे. अब इन फैक्टर्स को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. नाउ our first factor, that is energy factor. Now in energy factor we will discuss the relation between the fraction of colliding molecules and their energy level. तो मैं मेंशन कर देता हूं, in energy factor we will study the relation between fraction of colliding molecules and their energy. Now इसको समझने के लिए एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, that is मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ. और ग्राफ में हम लोग दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करेंगे जिनके बीच में हमें रिलेशन देखना है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज E. नाउ इन दिस ग्राफ y एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड x एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व का नेचर हम जानते हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो कर्व है ये आगे की तरफ मूव करता है. नाउ सपोज ये जो ग्राफ है ये T केल्विन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर. नाउ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लेवल होना चाहिए, दैट एनर्जी लेवल इज दिस. तो ये जो पॉइंट है, this points actually represents the minimum energy level which is required for the completion of reaction. और इस minimum energy level को हम लोग क्या बुलाते हैं? It is threshold energy. Now, अब ये जो shaded region में शो कर रहा हूं, ये shaded area उन molecules को एक्सप्रेस कर रहा है जिनका collision इफेक्टिव है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, this shaded region is expressing fraction of molecules undergoing effective collision, यानी जिनमें प्रोडक्ट बन रहे हैं ये उन collisions को एक्सप्रेस कर रहा है. तो यहां पे हमने क्या नोटिस किया, that the point ETH is threshold energy. That means ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है. यानी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज Z, एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. यानी कोलिजन्स भी होने चाहिए ज्यादा, एज वेल एज उनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रेजेंट होनी चाहिए. नाउ इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज करते हैं. नाउ सपोज एक सिंपल बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग कोलिजन. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू x. नाउ यहां पे हम लोग जानते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम इज नोन एज Z. तो यहां पे हम लोग इस इक्वेशन में एक नया फैक्टर ऐड करेंगे, दैट इज रेट इक्वल्स टू Z AB X.
और यहाँ पे ZAB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। और इन कोलिजन्स की एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई रिएक्शन फिजिबल है। अब x को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी नो दैट कि x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस EA अपॉन RT। वी कॉल इट बोल्ट्जमैन फैक्टर। नाउ इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी रेट इक्वल टू ZAB एंड E रेज टू माइनस EA अपॉन RT। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, जहां पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज Z एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज X के साथ रिलेट किया। और यहां पे जो हमने टर्म्स यूज किए इनमें EA जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट temperature, that is temperature in Kelvin scale. Now our second factor is proper direction or orientation, which is known as steric factor या फिर जिसे हम बोलते हैं probability factor. Now according to collision theory we know that कि colliding molecules जो हैं इनका collision का proper direction होना चाहिए। तो मैं मेंशन कर देता हूं, colliding molecules must collide in proper direction, then only हमारा जो प्रोडक्ट है that will be formed. Now इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। In example we will discuss a reaction mechanism of nucleophilic substitution, that is SN2 reaction mechanism. Now suppose यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जो कि है ब्रोमोमीथेन, that is CH3Br. Now it is reacting with a nucleophile that is OH minus, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है that is अल्कोहल जो कि है मीथेनॉल एंड Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिलीज हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को यहां डिस्कस करते हैं। नाउ सपोज दिस इज कार्बन और इसके साथ राइट हैंड साइड में मैंने Br माइनस न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट किया है जो ऑलरेडी रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। नाउ दीज आर 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विथ ब्रोमोमीथेन। नाउ इस पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का। अब वी नो दैट कि ब्रोमीन जो है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब OH जो है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो अटैक है ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हो सकते हैं, तो मैं दोनों डायरेक्शंस को मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट फ्रॉम प्रॉपर डायरेक्शन, दैट मींस वी नो दैट कि इस रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन में नेगेटिव चार्ज है तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल को ऑपोजिट साइड से अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ब्रोमीन जो है ऑलरेडी राइट हैंड साइड में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई OH न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे ये हमें जो मिलेगा दैट इज अवर इंटरमीडिएट। और फिर हम जानते हैं कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? CH3 दैट इज CHH एंड इसके साथ कनेक्टेड है OH। नाउ ये OH लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी हमारा जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इनवर्स, और साथ में Br माइनस प्रोड्यूस हुआ। दैट मींस हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, यानी हमें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट बनने के रीजन क्या थे। OH माइनस ने ऑपोजिट साइड से अटैक किया, Br माइनस जो था दैट वाज इन राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई OH ने लेफ्ट हैंड साइड से अटैक किया और प्रोडक्ट मिला। नाउ दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन इम्प्रॉपर डायरेक्शन। तो अगर रिएक्शन इम्प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ देन क्या होगा? रिएक्टेंट जो है दैट इज CH3Br, इस पे OH अप्रोच करेगा सेम साइड से, यानी हमारा रिएक्टेंट CH3Br पे OH माइनस अगेन अप्रोच करेगा राइट हैंड से, यानी Br और OH माइनस दोनों नेगेटिव ग्रुप हैं एंड नाउ दोनों
एक दूसरे के सामने हैं, दैट्स व्हाई रिपल्शन होगा और रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, नो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल कंक्लूजन ऑफ कोलिजन थ्योरी। सो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज Z, एंड सेकेंड फैक्टर हमने अभी डिस्कस किया दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। अब इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हमारा कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन क्या बनेगा हम उसे डिस्कस करते हैं। सो वी कैन राइट फाइनली फॉर इफेक्टिव कोलिजन पैरामीटर्स like x, that is fraction of molecule, z, that is frequency factor, and p, that is probability factor, is added in the equation. So इन सभी factors को अगर हम consider करें then हमारा final expression collision theory का क्या हो जाएगा? It will be rate r equals to p z AB e raised to minus EA upon RT. So this is the final expression of collision theory. And we know that कि यहाँ पे जो भी हमने terms use किए हैं, इन terms का meaning क्या है? Here R is rate of reaction, P is probability factor. That means collision from proper direction. ZAB is the collision frequency between the reactant molecules A and B. That means number of collisions per second per unit volume of that reaction. And e raised to minus EA upon RT is the x, which is fraction of molecules which are undergoing collision. Now इस collision theory के expression को अगर अरेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें इसमें क्या रिलेशन मिलेगा? मैं दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ यहां लिख रहा हूं। अरेनियस इक्वेशन दैट इज रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस EA अपॉन RT, एंड कोलिजन थ्योरी एक्सप्रेशन दैट इज रेट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय frequency factor e raised to minus EA upon RT। तो यहां पे हम लोग कंपेयर करके दोनों एक्सप्रेशन को ये देख सकते हैं कि अरेनियस इक्वेशन में A, that is pre-exponential factor, is related to P and ZAB, which means probability factor and frequency factor of collision theory। यानी अरेनियस इक्वेशन की पैरामीटर जो कि A है, इसकी वैल्यू रिलेटेड है कोलिजन थ्योरी की प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर के कॉम्बिनेशन से हम बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अरेनियस इक्वेशन में फॉर्म हुआ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फीचर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। फर्स्ट, द collisions between the reactants is essential. That means collision theory को अगर अप्लाई करेंगे तो सबसे जरूरी कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड possess minimum energy, that is threshold energy during collisions for फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल की होनी चाहिए, देन ओनली ये जो रिएक्शन है ये इफेक्टिव होगा। थर्ड, द कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी इन प्रॉपर डायरेक्शन और ओरिएंटेशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एंड फोर्थ पॉइंट, द कोलिजन्स which satisfies all the requirements produces product and are known as effective or fruitful collisions. Our next topic is merits of collision theory. So collision theory को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, एंड इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन सिंपल bimolecular reactions where reactants are gaseous. First point, it is to be applied on calculation of reaction rate. Second, it is applicable on simple gaseous bimolecular reactions. Third, it can explain the effect of temperature on reaction rate. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोलिजन थ्योरी को हम लोग रिएक्शन रेट के कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये सिंपल गैसियस बाइमोलिकुलर रिएक्शंस पे अप्लाई किया जा सकता है, जहां पे नॉर्मली दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि गैसियस स्टेट में है कोलिजन कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को नॉर्मली इंक्रीज करता है, बिकॉज वी नो दैट कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जो कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को भी इंक्रीज करता है। सो दीज आर फ्यू मेरिट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। And last point, demerits of collision theory. First, it is only applicable on simple gaseous reactions. We know that कि जहां पे हमारे molecules simple gaseous form में हैं, ऐसे simple reactions पे हम लोग collision theory apply कर सकते हैं. It is not applicable for complex reactions. Second point, अब ये जो collision theory है, it only considered the kinetic energy of reactant molecules. यहाँ पे reactant molecules की rotational या vibrational energy जो होती है, यानी जो अपने ही position पे reactant molecules rotate या vibrate होते हैं, उन्हें consider नहीं किया, because ये सिर्फ kinetic theory of gases पे based है। तो मैं mention कर देता हूँ, in this theory only kinetic energy of reactant molecules are considered, while the rotational and vibrational energy is ignored. And finally, last demerit या limitation हम बोल सकते हैं कि कोलिशन थ्योरी ने मॉलिक्यूल्स के शेप को कंसीडर नहीं किया. It considered all the molecules have spherical shape, but we know that कि molecules different shapes में present होते हैं. It can be tetrahedral, pyramidal, linear, different various shapes के molecules हो सकते हैं, but कोलिशन थ्योरी ने मॉलिक्यूल्स की शेप्स के एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया. इट कंसीडर्ड ओनली मॉलिक्यूल्स एज हार्ड स्फीयर. तो मैं मेंशन कर देता हूं, इन दिस थ्योरी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज देयर शेप इज नॉट कंसीडर्ड. इट assumed atoms or molecules to be hard sphere only. Okay, so these are the limitations of collision theory.